पिछले वीडियो में मैंने बताया था गॉस थ्योरम का एप्लीकेशन। उसके पहले वीडियो में मैंने गॉस थ्योरम बताई थी। ठीक है बेटा। अब देखिए गॉस थ्योरम का एप्लीकेशन है क्या। बेसिकली ये इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए होता है। अब देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि एक लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, मतलब कोई हमारा मेटालिक कंडक्टर है बहुत लंबा इनफाइनाइट लेंथ का, उसकी वजह से उससे थोड़ी दूर पर कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड होती है। ठीक। अब आज मैं बात करूंगा, अगर कोई चार्ज शीट है ना, एक देखिए प्लेन शीट और जो चार्ज कंडक्टर होता है थोड़ा सा डिफरेंस है उसमें। ठीक है, इस चीज को अभी मैं आगे इसी वीडियो में बताऊंगा। देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड को मैं ई लिख देता हूं। ई ड्यू टू थिन चार्ज मेटालिक शीट। मेटालिक शीट, ठीक है। देखिए बेटा ये कोई शीट है और यूनिफॉर्मली चार्ज है। ठीक है, ये कोई शीट है। अब इसकी वजह से इससे थोड़ी सी दूरी पर कोई क्वांटिटी हमको यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है। चलिए अब देखिए, अगर गॉस थ्योरम का एप्लीकेशन है तो कोई क्लोज सरफेस होनी चाहिए, तभी हम अप्लाई कर पाएंगे। ठीक है ना, कोई क्लोज सरफेस गॉसियन सरफेस होनी चाहिए। चलिए ये देखिए ये सिलेंड्रिकल में हमारी गॉसियन सरफेस हो गई। अब देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड इसके परपेंडिकुलर है, यहां पर एरिया वेक्टर ये होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ये। तो बेटा इसकी जो कर्व्ड सरफेस है वहां से जो फ्लक्स पास होगा वो जीरो होगा, क्योंकि ई और ए के बीच में 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो आपको पता है कि ई डी ए कॉस थीटा होता है, कॉस 90 की वैल्यू जीरो होती है। ठीक। अब अगर हम इस सरफेस को इसका एरिया हमने ले लिया डी ए। ठीक। अब देखिए यहां पर ये डी ए की डायरेक्शन और यही बेटा ई की डायरेक्शन होगी। तो इस एंड पे इसको हम इस सरफेस को मान लेते हैं ए,
इस सरफेस को बी मान लेते हैं, दोनों का ही एरिया डी है। ठीक, अब इसके ऊपर जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है कि सरफेस चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी, ये हमारी सिग्मा है। ठीक है, अब देखिए फ्लक्स इस डायरेक्शन में भी होगा, इस डायरेक्शन में भी होगा, होगा। ठीक, इसका एरिया अगर डीए है, इसका भी डीए होगा, इसका एरिया भी हमारा डीए होगा। ठीक है, टोटल फ्लक्स वहां का प्लस इधर का। अब देखिए डीए एरिया में कितना, ये हमारा डीए एरिया, यहां पर कितना चार्ज होगा, तो हम लिखेंगे चार्ज इनक्लोज्ड सिग्मा इंटू डीए, जो कि बराबर है हमारा क्यू। ठीक है, गॉस थ्योरम फाई ई इंटीग्रेशन ऑफ ई डीए। ठीक, अब देखिए एक एरिया ये, एक एरिया ये, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये कहां पे है, एट ए, एट बी सेम होगा। एप्सिलॉन। ठीक है, अब देखिए ईडीए क्या होगा, ईडीए। ठीक है, ईडीए टोटल टोटल फ्लक्स, ई डीए प्लस ई डीए। ठीक है, टू ई डीए क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक, क्यू का टू क्या होगा, सिग्मा डीए अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक बेटा, डीए कैंसिल हो जाएगा, ई बराबर सिग्मा अपॉन टू एप्सिलॉन। ठीक, अब देखिए इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी सिग्मा अपॉन टू एप्सिलॉन। ठीक है, अब बात करते हैं इधर, ये शीट ना होके, ये शीट ना होके थोड़ी सी थिकनेस लिए हुए, थोड़ी सी थिकनेस लिए हुए कोई कंडक्टर है, ऐसे ही शीट की फॉर्म में,
एक बहुत बड़ा कंडक्टर है शीट की फॉर्म में, उसकी वजह से जरा ध्यान दीजिएगा। ये थोड़ा सा डिफरेंस क्या है वो मैं बताता हूं। हमारा चार्ज कंडक्टर इसको चार्ज कंडक्टर हम बोल सकते हैं। ये देखिए, अब देखिए इसकी इस थिकनेस की वजह से क्या होगा। ये देखिए, ये मैं पहले भी कई बार बता चुका हूं कि अगर इस पे कोई भी चार्ज होगा, इस फेस पे चार्ज होगा बेटा, इसके पीछे वाले फेस पे भी चार्ज होगा। इतना ही, अगर देखिए यहां पर चार्ज क्यू है तो इसके पीछे वाले फेस पे भी चार्ज होगा। इसके डेरिवेशन की कोई जरूरत नहीं। अब ये आप मान के चलिए, यहां पर सिंगल शीट थी, यहां डबल शीट हो गई, यहां पर डबल शीट हो गई, ठीक है। अगर एक फेस पे चार्ज क्यू है तो बेटा पीछे वाले फेस पे चार्ज क्यू होगा। देखिए अभी मैं दिखाता हूं। देखिए ये कंडक्टर आप एज्यूम कर सकते हैं, ये कंडक्टर, ठीक है, इतनी थिकनेस है, इतनी थिकनेस है। तो अब देखिए जितना चार्ज इस फेस पे होगा बेटा उतना ही चार्ज इस फेस पे होगा, होगा। लेकिन इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी बताइए। अरे भाई, हमने सॉलिड स्फीयर, मेटालिक स्फीयर हमने कल डिस्कस किया था कि अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगी, इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगी। समझ में आया क्यों जीरो होगी? क्योंकि बेटा अंदर हम इसके अंदर हम कोई भी चार्ज पार्टिकल रखें तो जितना फोर्स इधर वाली सरफेस लगाएगी उतना ही फोर्स इधर वाली सरफेस लगाएगी। सपोज दैट इसके अंदर हम कोई पॉजिटिव चार्ज रख दें, इसके अंदर पॉजिटिव चार्ज रख दें तो इधर वाली सरफेस भी रिपल्सन फोर्स लगाएगी, इधर वाली सरफेस भी रिपल्सिव फोर्स लगाएगी, ठीक है। अब दोनों फोर्स इक्वल एंड अपोजिट होंगे। कैसे? अगर इसके पास में है, सपोज दैट इस फेस के पास में है तो क्या होगा, ये इधर लगाएगा, और ये इधर लगाएगा। तो अंदर जो है वैसे भी देखिए चार्ज हमेशा सरफेस पे रहता है ड्यू टू रिपल्सन। समझ में आ गया ना? ड्यू टू रिपल्सन चार्ज हमेशा आउटर सरफेस पे रहेगा, इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगी। ये चीज ध्यान कर लीजिए। अब देखिए जब एक शीट की वजह से सिग्मा अपन टू एप्सिलॉन नॉट है तो यहां पर पी पॉइंट पर, जो कि यहां से बहुत पास में है, ये चीज ध्यान रखिएगा, ये डिस्टेंस इसके साइज के कंपैरिजन में बहुत कम होती है, नेग्लिजिबल। ये क्यों होती है हम आगे कैपेसिटर वाले चैप्टर में बताएंगे। तो अब देखिए ये पी पॉइंट है, यहां पर टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड
फील्ड एट पी इक्वल्स टू, इधर की शीट की वजह से ये देखिए सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन। तो बेटा ये क्या हो गया, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन। कहीं कोई डेरिवेशन की जरूरत नहीं, इसको रिलाइज कर दिया बेटा, इसी को अप्लाई कर दिया। बस क्या है कि इसमें दो फेस होंगे तो डबल हो जाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड। क्लियर हो गई थी? ठीक है, नोट कर लिए इसको। तो देखिए इसमें कुछ ऐसा नहीं था, केवल बस ये समझने का तरीका होता है, ये समझने का तरीका होता है, समझने का और समझाने का तरीका होता है। बस दोनों में डिफरेंस दिमाग में बैठाइए। शीट क्या है, शीट हमारी जस्ट एक पेपर है, जैसे मैंने ये कंसिडर किया था, शीट ये है। इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड ये होगी, और अगर इसमें कुछ थिकनेस है तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड ये होगी। समझ में आ गया? ठीक है। अब देखिए मेटालिक स्फीयर तक से इलेक्ट्रिक फील्ड तक ग्राफ कैसे आता है। अगर हम सेंटर से चलें, ग्राफ ऑफ ई वर्सेस आर ड्यू टू मेटालिक spherical shell, E वर्सेस आर। ठीक, देखिए ये सेंटर है, वो सेंटर मान लीजिए। ठीक, बेटा यहां पर है आर, सी माइनस, ठीक है, और एक्स एक्सिस पे हमारी आर डिस्टेंस है, वाई एक्सिस पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है। ठीक, देखिए जैसे जैसे हम जैसे जैसे हम सेंटेंस बढ़े, ये आपको पता कि स्फेरिकल शेल के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होती है, तो बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड तो जीरो होगी। तो हमारा जीरो से आर तक ई की वैल्यू जीरो, जैसे ही सरफेस पे पहुंचेंगे इसकी रेडियस कैपिटल आर,
जैसे ही सरफेस पे पहुंचेंगे तो बेटा सरफेस पे ई सरफेस 1/4 पाई Q/R² हो जाएगी। ये मान लेते हैं। ठीक, अब देखिए अब वेरिएशन कैसे होगा, जैसे ही हम इससे बाहर जाएंगे, जैसे ही दूर जाएंगे, E प्रोपोर्शनल टू 1/R², ठीक है, इनवर्स स्क्वायर लगता है डिस्टेंस के साथ। तो बेटा ये हमारा ये ऐसे होता है E प्रोपोर्शनल टू 1/R², हो जाएगा ये। इसी तरह से अगर स्फेरिकल सेल में, मैं हालांकि पिछले पोटेंशियल वाले क्वेश्चन में चैप्टर में बता चुका हूं, अगर यही V और R के बीच में ग्राफ खींचे तो V यहां से यहां तक V कांस्टेंट रहता है। तो बेटा V क्या, V की वैल्यू मान लेते हैं ये, तो यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन आएगी और जो ये स्लोप आएगा, ये जो कर्व आएगा उसका स्लोप कम होगा, क्योंकि V प्रोपोर्शनल टू 1/R। इस चीज को ध्यान रखो। E नीचे होगा, V ऊपर होगा, और यहाँ पे स्ट्रेट लाइन आएगी, यहाँ पर स्ट्रेट लाइन। ठीक है, आगे समझ गए, क्लियर हो गया कि अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, तो ये है। ठीक, उसके बाद जैसे ही सरफेस पे पहुंचे, ये देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड इतनी होगी, और फिर ठीक एकदम से उसमें स्लोप बढ़ता है। क्लियर? चलिए, गॉस थ्योरम का कि ऑलमोस्ट एप्लीकेशन बेटा आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब इसके न्यूमेरिकल लगाइए, कोई प्रॉब्लम हो कमेंट बॉक्स में लिख के भेजिएगा। ठीक, वैसे मैं अभी न्यूमेरिकल कराऊंगा, लेकिन कैपेसिटेंस वाला चैप्टर खत्म कर लेंगे।